तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 जिसकी एग्जाम डेट 5 अगस्त अब हो गई है। उस एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम एग्रीकल्चर के रियल पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं जो 2 जून 2025 को कृषि विस्तार अधिकारी के एग्जाम में पूछे गए थे। ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट हुई थी 2 जून को जिसका एग्जाम हुआ था, जिसमें हॉर्टिकल्चर और आपका एग्रीकल्चर इन दोनों को मिलाकर के पोस्ट आई हुई थी। तो उसमें से हमने एग्रीकल्चर के 57 प्रश्न हमको मिले हैं जो स्पेशली एग्रीकल्चर के पूछे गए थे, तो उसको हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और इसी तरह के प्रश्न अब आपको आपके एग्जाम में 5 अगस्त से देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसी तरह से हम सीरीज चालू करेंगे जिसके अंतर्गत हम लगभग मान के चलिए कम से कम 700 से 800 प्रश्न आपके एग्जाम तक एमसीक्यू में हम कवर कर लेंगे। हर यूनिट के हमारा टारगेट है कि 100 प्रश्न हर एक यूनिट का लेकर के आएँ, जिसमें आपके पीवाईक्यू भी रहेंगे और जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, जो कृषि के एग्जाम हुए हैं, उनके भी क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे और हर यूनिट के जो है 100 प्रश्न कराने का हम यहाँ पर टारगेट रख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 57 प्रश्न अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न ये 2 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न है, कृषि निम्नलिखित सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करती है, यानी इनमें से क्या सुनिश्चित करती है कृषि जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको ये समर्थन प्रदान करती है। 4 ऑप्शन है, केवल खाद्य सुरक्षा, केवल रोजगार सृजन, केवल संतुलित विकास या फिर ये सभी। एक बात आपको बता दें, कहीं पर भी अगर केवल शब्द लगा है तो समझ लीजिए ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है ना, तो ये केवल तीनों में दिया गया, इस वजह से ये तो होंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ये तीनों केवल मिलकर के अगर उपरोक्त सभी दिया गया है तो उपरोक्त सभी में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इन तीनों के द्वारा जो है हमारी जो कृषि है वो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। कैसे, वो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे योगदान देती है, तो कृषि खाद्य सुरक्षा भी करती है, भारी मात्रा में रोजगार भी देती है और कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करके समग्र अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। देखो जैसे कि मान लीजिए कोई अगर पार्ले जी बिस्कुट का कारखाना खोल रहा है ना, पार्ले जी बिस्कुट का कारखाना खोल रहा है तो उसको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब कि गेहूं चाहिए, तो गेहूं के लिए कहाँ जाएगा, वो कृषि पर आधारित हो जाएगा, है ना। कृषि उसको गेहूं देगी। अब कृषि में कौन, जो किसान है वो किसान काम करेंगे, यानी कि उनको क्या होगा, रोजगार प्राप्त होगा। वहां से जब जो कोई अगर खरीदेगा मान लीजिए गेहूं तो उनको पैसा देगा, तो उससे क्या होगा, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है रोजगार भी प्रदान करती है और भारत की अर्थव्यवस्था में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरह से ये समर्थन प्रदान करती है। खाद्य सुरक्षा भी देती है, यानी कि लोग भूखे ना मर जाएं इसलिए खाद्य सुरक्षा भी देती है, यानी सबको ये अनाज भी देती है, भारी मात्रा में रोजगार भी देती है और कृषि आधारित जो भी उद्योग है उनको भी ये सहायता प्रदान करती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, कृषि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में निम्नलिखित तरीके से मदद करती है। मुद्रास्फीति का मतलब जानते हैं महंगाई। महंगाई को किस तरह से कृषि के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, किस तरह से कृषि हेल्प करती है महंगाई को नियंत्रित करने में। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा सही आंसर। खाद्यान्न आयात को कम करके जो है हेल्प करती है, या फिर खाद्यान्न कीमतों को स्थिर करके हेल्प करती है, या शहरी प्रवास को कम करके हेल्प करती है, या श्रम मजदूरी में वृद्धि करके हेल्प करती है। किस तरह से कृषि जो है वो महंगाई को नियंत्रित करने में हमारी मदद करती है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्यान्न कीमतों को स्थिर करके। देखो जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा खाद्यान्न कीमतें स्थिर रहेंगी। मान लीजिए आज गेहूं 20 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है, 20 रुपए किलो है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, तो अभी महंगाई नहीं मानेंगे। लेकिन कल को गेहूं की अगर कमी आ जाए और यही गेहूं 30 से 35 रुपए किलो मिलने लगे तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा और फिर समस्या हो जाएगी। धीरे धीरे गेहूं से बनने वाले सारे उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे, पार्ले जी भी महंगा हो जाएगा। मतलब जिस चीज की जो है कमी होगी उस चीज की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या करती है, जब कृषि होती है, बढ़िया से उत्पादन होता है, तो खाद्यान्न कीमतों को स्थिर करके, यानी कि खाद्यान्न की जितनी भी कीमतें हैं उनको कंट्रोल में करके जो है ये महंगाई को भी नियंत्रित कर लेती है। तो पर्याप्त कृषि उत्पादन से बाजार में खाद्य आपूर्ति बनी रहती है, यानी बढ़िया आराम से सारे अनाज आते रहते हैं, गेहूं वगैरह पर्याप्त मात्रा में रहता है, जिससे कीमतें नहीं बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई पर नियंत्रण बना रहता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका 5 अगस्त से एग्जाम है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या फिर तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या होगा, उन लोगों के लिए हम लेकर के आ गए हैं मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी सुपर सिलेक्शन नोट्स। ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं, इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, यानी कंप्लीट सीसेट भी मिलेगा और एग्रीकल्चर भी आपको मिलने वाला, जो आपके 200 नंबर का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है,
जिसमें सीसेट के अंतर्गत आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ये सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके सीसेट में दिया गया है। और एग्रीकल्चर के भी सारे टॉपिक के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये जो हम एमसीक्यू करा रहे हैं, अब इस एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो भी आपको कृषि विस्तार अधिकारी वाले ग्रुप में मिलेगी। कैसे प्राप्त करना है इन नोट्स को? तो बड़ी ही सिंपल प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 199 का आपको पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको 2 लिंक प्रोवाइड कराई जाएंगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है, उसमें क्या होगा कि इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्लिक करना है, जो लिंक आपको देंगे। क्लिक करने के बाद में आपसे रिक्वेस्ट टू ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप रिक्वेस्ट भेज देना। हम वहां से वेरीफाई करेंगे आपने पेमेंट किया है। आपने पेमेंट किया तो हम आपको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होते ही आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाएंगे तो वहां पर सारे नोट्स एक तरफ से डले हुए हैं। पीडीएफ फॉर्म में आप बढ़िया आराम से सबको जो है डाउनलोड करके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सीसेट के भी आपको सारे नोट्स एक तरफ से मिल जाएंगे। और दूसरा ग्रुप एग्रीकल्चर वाला होगा, उसको भी हम अप्रूव कर देंगे आपके रिक्वेस्ट भेजने के बाद में। तो आप उस ग्रुप में भी पहुंच जाएंगे और उस ग्रुप में सारे के सारे एमसीक्यू और आपके जो है पीडीएफ वगैरह डली हुई है आपके एग्रीकल्चर की सारी यूनिट की। तो वहां से आप डाउनलोड करके बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और बचे हुए 15 दिन मान के चलिए, कम से कम 15 दिन का समय आपको मिल गया है। 15 दिन में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर ये कंप्लीट नोट्स कवर कर लेंगे, यानी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बार सिलेबस कवर हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो, समय सबके लिए कम मिला है। जो समय गंवा रहे हैं वो गंवा रहे हैं, इधर उधर की वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो केवल वीडियो से आप बचे हुए दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते मेरे भाई। इसलिए आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। बढ़िया से यहाँ से नोट्स से अपना सिलेबस कवर कीजिए। और एमसीक्यू सीरीज हम चालू करने वाले हैं, तो दोनों जगह आपको हेल्प हो जाएगी। एमसीक्यू भी मिलता रहेगा उसी ग्रुप में, और उसी ग्रुप में आपको बढ़िया से नोट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। बहुत जल्द ग्रुप में हम टेस्ट भी चालू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में पहली बार कृषि को प्राथमिकता किस योजना में दी गई थी? पहली योजना में, दूसरी योजना में, तीसरी में, या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में? देखो शुरुआत क्या हुई। शुरुआत में भैया जब हम आजाद हुए तो हमारे पास सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। देखो, जब हम आजाद हुए तो हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था। हम अमेरिका के पास में गए, अमेरिका ने हमको क्या दिया? लाल गेहूं दिया। ऐसा गेहूं जो वहां की कह सकते हैं जो पशु लोग होते हैं वो खाते थे, लाल गेहूं हमको दिया। ठीक है ना, हम भाई उसको भी ले आए क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम गए कहाँ? रूस के पास में गए, और रूस ने भी हमको जो है गेहूं अच्छा प्रोवाइड किया। लेकिन साथ साथ में रूस ने कहा कि अब तुमको खेती पर ध्यान देना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ऐसे कहां से कब तक लेते रहोगे? तो फिर हमने क्या चालू की? पंचवर्षीय योजना। एक योजना आयोग बनाया 1950 में। 1950 में हमने योजना आयोग बनाया। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाता है। फिर योजना के आधार पर हमने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। और सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? पेट में जब तक खाना नहीं है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस किया और कृषि का जो है उत्पादन बढ़ाने का हमने प्रयास किया। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने क्या किया? अब हमारा पेट भर चुका था पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में आए और हमने उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया कि अब जो हमारी कृषि है वो उद्योगों के माध्यम से होगी। यानी बड़े बड़े ट्रैक्टर कारखाने बनाए, बड़े बड़े लोहे के उद्योग बनाए, जिससे कि और अधिक उत्पादन कर सके। ठीक है, तो हमारा पेट भी भर गया पहली में। दूसरी में हमारा क्या हुआ? हमारे उद्योग भी बढ़िया से चलने लगे। तीसरी में हमने क्या किया? इन दोनों पर फोकस किया, यानी कृषि और उद्योग दोनों पर हमने एक साथ में फोकस किया। लेकिन उसी समय क्या हुआ? उसी समय अकाल पड़ गया, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो गया, भारत चीन का युद्ध हो गया। तो ये जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये उतनी सफल नहीं हो पाई जितना हम चाह रहे थे। इस तरह से पूरी पंचवर्षीय योजना आपकी चली है। फिलहाल आपसे पूछा गया कि पहली बार कृषि को कहां पर प्राथमिकता दिया हमने? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने प्राथमिकता दिया था। ठीक है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 2 जून को, ये 2025 को जो एग्जाम हुआ था। सबसे लास्ट एग्जाम यही हुआ है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाला जो लास्ट एग्जाम है ईएसबी के द्वारा वो यही कराया गया। उसके बाद अभी तक कोई एग्जाम हुआ नहीं है ना। उसके बाद में ये 2700 वैकेंसी अलग से आई तुम्हारी, 2784 बढ़िया वैकेंसी है। मौका बहुत बढ़िया भैया, तैयारी कर लो, 199 और खर्च कर लो, इतना खर्च किया है तो। ठीक है, चलिए तो देखो, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में हेराल्ड और मॉडल पर आधारित थी, जिसमें मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता हमने दी थी। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कृषि भारतीय जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है? भाई कृषि रोजगार देती है, आप जानते ही हो, है ना। कोई भी हो अगर कृषि कर रहा है तो भाई वो रोजगार उसको इतना मिल जाता है कि काम उसका चल जाएगा। भाई गेहूं अगर उसने अच्छा उत्पादित कर लिया तो गेहूं को मंडियों में बेच करके अपना काम चला लेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कितने प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार ये लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी कृषि प्रोवाइड करती है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 50% जनसंख्या को कृषि के द्वारा रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए, कृषि क्षेत्र भारत की लगभग आधी आबादी, लगभग 50% कार्यशील आबादी को प्रत्यक्ष रूप से आजीविका और रोजगार प्रदान करती है।
चलिए 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे कृषि से संबद्ध गतिविधियां माना जाता है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसे कृषि से संबंधित माना जाएगा? कृषि मशीनरी या फिर पशुपालन या समष्टि यानी फसल चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एमपीएसबी ने माना है। सही आंसर पशुपालन हो जाएगा। पशुपालन जो है वो कृषि से संबंधित है। देखिए, तो कृषि संबंधी गतिविधियों यानी कि एलाइड जो सेक्टर होते हैं, इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वानिकी आदि चीजें शामिल होती हैं जो किसानों की आय को बढ़ाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आय को बढ़ाएगा? तो आपका पशुपालन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, उत्पादकता में सुधार के लिए किसानों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाने की अधिक संभावना है? यानी कि अभी तक जो खेती कर रहे थे, अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो है उत्पादन अधिक हो, तो इसमें से हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से ऑप्शंस को देख लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम क्या करेंगे? मशीनीकरण की ओर चलेंगे। केवल मशीनीकरण और केवल समष्टि यानी कि फसल चक्र दोनों। अगर केवल एक चीज लगा होता तो हम यहाँ पर नेगेटिव सेंस में ले सकते थे, लेकिन दोनों बात हो रही है, यानी कि केवल मशीनीकरण भी करेंगे और साथ साथ में शस्यावर्तन जिसे हम कहते हैं फसल चक्र, दोनों करेंगे, है ना। फसल चक्र क्या होता है आपको अच्छे समझा रखा है, अभी जब हमने क्लास कराई थी एग्रीकल्चर की, तो शायद यूनिट 2 में दिया गया था फसल चक्र, है ना। उसमें हमने आपको बताया था कि भाई एक बार आप मान लीजिए कोई फसल बो रहे हो, धान की फसल बो दी, तो अगली बार वहां पर आप गेहूं की फसल बो दोगे, यानी एक बार गहरी जड़ वाली फसल बोगे, अगली बार उथली जड़ वाली फसल बो दोगे। एक बार फलियों वाली फसल बोगे, अगली बार बिना फली वाली फसल बो दोगे। अगली बार जो है दाल बो दोगे। क्यों? क्योंकि दाल का पौधा क्या करता है? नाइट्रोजन को जो है राइबोजीम के द्वारा नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है। तो ये एक फसल चक्र होता है, और फसल चक्र से क्या होता है? मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है ना। इसलिए आप मशीनीकरण भी कर सकते हैं और साथ में फसल चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आधुनिक मशीनों के उपयोग से कार्यकुशलता बढ़ती है और फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। दोनों ही उत्पादन बढ़ाने का प्रभावी उपाय हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं कृषि को वाणिज्यिक फसलों में विविधीकृत करने से निम्नलिखित में से निम्नलिखित को कम करने में मदद मिलती है। यानी अगर कृषि को हम क्या कर दें, वाणिज्यिक फसलों में, यानी कि जो आपकी कैश क्रॉप होती हैं, इसमें विविधीकृत कर दें, तो किसको कम करने में मदद मिलेगी? बताइए, किसको कम करने में मदद मिलेगी? खाद्यान्न की कीमतों को कम करने में, मौसमी बेरोजगारी को कम करने में, तकनीकी निर्भरता को, या फिर मिट्टी की उर्वरता को? मिट्टी की उर्वरता थोड़ी हम कम करेंगे, है ना। तो मौसमी जो बेरोजगारी होती है, इसको कम करने में मदद मिलेगी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है जानते हो? कि मान लीजिए भाई अब सरसों का टाइम आ गया तो सरसों बो दिया, सरसों का टाइम खत्म तो बेरोजगार हो गए, है ना। तो ये मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है, जहां पर जो व्यक्ति है वो फसल उगाने के टाइम तक तो रोजगार में रहता है, जैसे ही फसल कट जाती है वो बेरोजगार हो जाता है। इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो नगदी फसलें क्या करती हैं? इसी मौसमी बेरोजगारी को कम करती हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सरसों कट गया, सरसों के बाद में आप कैश क्रॉप उगा सकते हैं। तो नगदी या वाणिज्यिक फसलें उगाने से पूरे साल भर खेत और कृषि में श्रम की आवश्यकता होती है, जिससे मौसमी बेरोजगारी कम होती है। कैश क्रॉप अगर आप उगाओगे, भाई गन्ना उगा रहे हो आप, अगर तंबाकू उगा रहे हो, तो आपको साल भर उसमें लगा रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो मौसमी बेरोजगारी होती है उसमें कमी आती है। चलिए, समय ज़्यादा लग रहा है ना थोड़ा स्पीड करते हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर मुख्यतः किस कृषि पर जो है निर्भर करती है? कौन सी कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के द्वारा? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा चावल। चावल की खेती जो है भारत में सबसे ज़्यादा होती है। राइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में चावल की खेती ही आजीविका का मुख्य भोजन होता है, ठीक है। अपने एमपी में अगर देखेंगे तो एमपी में अगर आप चले जाइए, जो अपना उत्तर पूर्वी है, यानी कि बालाघाट साइड चले जाइए, छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। अब अगर आप मालवा में जाओगे तो मालवा में उतनी बारिश तो होती नहीं है, वहाँ का तो सम मौसम होता है। तो देखो, जो चावल की फसल है इसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उत्तर पूर्वी अपना मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बढ़िया पानी बरसता है, इसलिए हम यहाँ पर चावल लगाते हैं। जबकि मालवा में जाएंगे, काली मिट्टी, वहाँ पर आपको सोयाबीन और गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा मिलती है। मालवा क्षेत्र को हम गेहूं की डलिया भी कहते हैं। अभी रिसेंट आपका जो हमने क्लास कराई थी उसमें हमने आपको इसके बारे में बताया था। लगभग 5 यूनिट हमने करवा दी हैं। एक यूनिट में एक एक वीडियो में एक यूनिट को हमने कवर किया है, तो वो 5 यूनिट की वीडियो आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए, अब बाकी सब आपको नोट्स में मिलेगा। इसके बाद हम सीधे आपको जो है एमसीक्यू की ओर ले चलेंगे। अब केवल एमसीक्यू करवाएंगे, बाकी आपको यूनिट की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, नंबर 9, कृषि उत्पादों को प्रायः किस प्रकार के देशों के बाजारों में निर्यात किया जाता है? जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं उनको हम कहाँ पर निर्यात करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकसित और विकासशील दोनों देशों में। देखो, एक बात आपको बताएं,
जैसे अभी आपका या ये संयुक्त अरब अमीरात हो गया, यूएई हो गया, दुबई वगैरह हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई पैसा तो बहुत है, क्यों, इनके पास में तेल है, लेकिन खाने की चीज़ें इनके पास में नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कृषि नहीं हो पाती है। भाई वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका, वहाँ पर गेहूँ और चावल थोड़ी उगा पाओगे, ना तो वहाँ पर पानी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने पड़ोसियों से या फिर अलग अलग देशों से इम्पोर्ट करते हैं। तो भारत जो है वो यूएई को सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न जो है प्रदान करता है, ठीक है। और वहाँ से हमको क्या मिलता है, वहाँ से विदेशी मुद्रा हमको मिलती है, ठीक है। तो जो लोग विकसित हैं, यानी कि विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पर भी जाते हैं अपने, रसिया हो गया, यूएई हो गया, ये लोग विकसित हैं। और जो विकासशील देश हैं, इन दोनों देशों में हम क्या करते हैं, अपने कृषि के सामान को जो है मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, अपन लोग बेचते हैं। देखिए भारत अपने कृषि उत्पादों जैसे बासमती चावल हो गया, मसाले हो गया, इनका निर्यात अमेरिका और यूरोप जो विकसित हो चुके हैं, कि साथ साथ अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देश जो विकासशील हैं, इन दोनों जगह जो है हम अपने उत्पाद को बेचते हैं, निर्यात करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहे हैं भारतीय कृषि की आर्थिक स्थिरता में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, कौन सा है जो आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए पढ़ लीजिए ऑप्शन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसल विविधीकरण, यानी कि जो हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। देखिए एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय विविध प्रकार की फसलें उगाने से जोखिम कम होता है और किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि बाजरा बो दिया, बाजरा के साथ में आपने क्या किया, कोई और फसल बो दी। मान लीजिए ऐसा मौसम आ गया कि बाजरा को नुकसान पहुंच गया, लेकिन जो आपने साथ में फसल बोई थी वो बच गई। तो इससे क्या होगा कि भाई कुछ तो मिलेगा, है ना। अगर केवल बाजरा बो देते तो उस मौसम में पूरा बाजरा खत्म हो जाता, तो फिर आपको नुकसान हो जाता। तो विविध प्रकार की फसलें एक साथ बोने से यहाँ पर हेल्प मिल जाती है। तो फसल विविधीकरण यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि डैश खेती एक कृषि उत्पादन प्रणाली है जिसमें कृत्रिम रूप से मिश्रित उर्वरकों, कीटनाशकों, वृद्धि नियामकों और पशुधन चारा योजकों के रूप में उपयोग से बचा जाता है, उससे दूर रहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि भाई ये खेती का कौन सा प्रकार है जिसमें हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इस खाली स्थान में आपको भरना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो प्राकृतिक, जैविक, व्यवसाय या फिर संधारणी, सही आंसर ऑर्गेनिक हो जाएगा। ऑर्गेनिक जो कृषि की जाती है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैविक कृषि हो जाएगा। तो जैविक कृषि या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है, इसके स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या है, वह घटना जिसमें किसी एक पौधे का दूसरे पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, रासायनिक पदार्थों के उत्पादन के माध्यम से होता है, जो पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, क्या कहलाती है। समझिए क्या कह रहे हैं कि कोई एक पौधा है, मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये कोई पेड़ है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए कोई केले का पेड़ लगा है या फिर कोई और पेड़ लगा हुआ है। अब ये एक ऐसा पौधा है जो रसायन छोड़ता है, और वो रसायन क्या करता है, इस बगल वाले पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो वही कह रहे हैं कि इस प्रकार जो रसायन छोड़े जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर एलिलोपैथी हो जाएगा। जैसे कि आप अखरोट का पेड़ देखते हैं, अखरोट का पेड़ तुम जहां लगा दोगे तो उसके अगल बगल अगर केवल तुम अखरोट ही बो सकते हो और कुछ नहीं उगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अखरोट जो है ना वो एलिलोपैथी का जो है क्रिया करता है, वो रसायनों को छोड़ता है, और अगल बगल वाले जितने भी पौधे होंगे अखरोट को छोड़ करके वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अखरोट के बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं और चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है उनको पन्नी वन्नी लगा करके, जिससे कि उसका जो एलिलोपैथी वाली क्रिया है वो अन्य किसी उस पर नहीं जा पाए। ठीक है, देखिए सही आंसर एलिलोपैथी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, तो एलिलोपैथी वह प्रक्रिया जिसमें पौधे एलिलोकेमिकल्स छोड़ते हैं जो उनके आसपास के अन्य पौधों की वृद्धि या अंकुरण को रोक देते हैं, जैसे अखरोट का पेड़। ठीक है, अखरोट इसका सही एग्जांपल हो जाएगा। 13 नंबर, ओजोन परत द्वारा किस प्रकार की किरणों को अवशोषित किया जाता है। तो भाई सब जानते हैं यूवी पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ओजोन परत उनको अवशोषित कर लेती है। कल भी इसके बारे में हमने आपको बताया था, और साथ में हम एमपी जीके जीएस इनके 2500 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, आपको पता है ना। 2500 पीवाईक्यू हम कवर करा रहे हैं, ठीक है, जिसके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं, जिसमें हमने अभी हाल ही में डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ है, एमपी डिप्टी जेलर और एमपी फॉरेस्ट गार्ड, उसके जो 4, 5, 6 और 7 4 शिफ्टों के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, 200 एमसीक्यू करवा चुके हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। आप लोग देख लेना, क्योंकि रीसेंट एग्जाम यही हुआ है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेना, और जब आप नोट्स लेंगे तो उसके सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, और आपके एग्जाम तक जितने भी प्रश्न हम करवा देंगे वो सारे पीडीएफ उसमें जो है डल रही है डेली। ठीक है, तो ये आपको जीके जीएस और एमपी जीके भी साथ साथ में मिलती चलेगी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य गंगा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइए मध्य गंगा क्षेत्र के अंदर कौन सा आ जाएगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार। सही आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार मध्य गंगा क्षेत्र में आता है। कैसे? तो अपना जो यूपी है ना, जो उत्तर पूर्वी होता है, वो यूपी का पूर्वी क्षेत्र और बिहार, ये पूरा क्षेत्र मध्य गंगा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ के जलोढ़ मैदान होते हैं भाई, गंगा जहाँ पर बहती है बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है वो।
ठीक है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है वो, है ना, और वहाँ पर बढ़िया से खेती होती है। तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जलोढ़ के मैदान आते हैं। चलिए झूम कृषि की बात करते हैं। झूम कृषि जानते हैं, झूम कृषि क्या होती है? जंगलों को जला करके वहाँ पर कृषि करना झूम कृषि कहलाता है। ठीक है, अपने एमपी में इसको क्या किस नाम से जानते हैं? तो अपने एमपी में दहिया कृषि कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे पूछे, अभी फॉरेस्ट में भी पूछा था रिसेंट एग्जाम में। तो देखो झूम खेती सामान्यतः भारत के किस जलवायु क्षेत्रों में की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो झूम कृषि जो है ना, वो आपको जो अपना पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, जैसे सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर ये झूम की कृषि की जाती है। यहाँ पर ये जो पूर्वी हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर झूम खेती की जाती है। पहाड़ी इलाका है भैया, वहाँ पर जंगल भी बहुत सारे हैं, तो काट करके जला करके झूम की कृषि करते हैं। अब झूम खेती पर धीरे धीरे रोक लगाई जा रही है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर है प्रताप। प्रताप भारत में उगाई जाने वाली किस एक जो फसल की किस्म है, ये आपसे पूछ रहे हैं। चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, किसकी किस्म है प्रताप? सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की किस्म है। जो प्रपात है, सॉरी प्रपात कर रहे हैं, प्रताप जो है वो गेहूं की किस्म है ना। देखिए तो विकल्पों के अनुसार प्रताप MSCS 2496 आदि से ये संबंधित है, जो गेहूं की एक लोकप्रिय किस्म है। हालांकि मक्का और तिल की भी किस्म प्रताप होती है, लेकिन आपको इस तरह का ऑप्शन ही नहीं देंगे कि आप कंफ्यूज हो। इसमें मक्का और तिल कहीं पर नहीं दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रताप गेहूं की भी किस्म होती है, मक्का और तिल की भी किस्म होती है। तीनों एक साथ में आपको नहीं दिया जाएगा। अगर देंगे तो कहेंगे कि उपरोक्त सभी। ठीक है ना। बाकी कौन सी रोग कौन से पेड़ में, कौन सी कृषि में लगता है, इसका क्या उपाय है, कौन सी क्या मतलब दवाइयाँ होती हैं, इन सब की हम आपको बढ़िया से टेबल बना करके PDF में दे चुके हैं। वो टेबल अच्छे से आप लोग देख लेना। यूनिट 4 वाली जो PDF आपको मिलेगी ग्रुप में, उसमें ये टेबल दी गई है, अच्छे से पढ़ लेना, है ना। चलिए 17 नंबर देखिए। गेहूं की बौनी किस्म की बुआई का आदर्श समय क्या है? कब हम गेहूं की बौनी किस्म की बुआई करते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवंबर का जो पहला पखवाड़ा होता है, तब हम जो बौनी किस्म है इसकी हम बुआई करते हैं। कैसे? देखिए, बौनी किस्में ड्वार्फ व्हीट की सर्वोत्तम उपज के लिए बुआई का सबसे उपयुक्त समय 1 से 15 नवंबर के बीच में माना जाता है। इस टाइम पर हम बौनी किस्मों की क्या करते हैं, जो है बुआई कर देते हैं। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई का आदर्श समय क्या होता है? इसकी भी हम टेबल बनाकर आपको दिए हैं कि कौन सी फसल कब बोई जाएगी। इसकी टेबल बनाकर के आपको हमने जो है उसमें ग्रुप में दे दिया है। बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य जून से अंत जून तक जो है हम यहाँ पर, यानी 15 जून के बाद में जो है आप इसको बो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो मध्य प्रदेश सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। मानसून के आगमन के साथ, यानी कि 15 जून से 30 जून के बीच में सोयाबीन की बुआई आप कर सकते हैं। अगर इस टाइम पर कर दिया तो सोयाबीन की अच्छी जो है उत्पादन होगा। 19 नंबर देखिए। भारत में सोयाबीन की औसत उपज निम्न प्रकार है, यानी कितनी जो है उपज टोटल जो है हम लोग कर लेते हैं सोयाबीन की। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में जो है सोयाबीन की उपज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 है, डैश मक्के का एक रोग है जो पुकनिया सोरघी के कारण होता है। बताइए, पुकनिया सोरघी के कारण कौन सा रोग होता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, और ये मक्के का रोग है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सामान्य जो रतुआ होता है, कॉमन रस्ट रोग जो होता है, वो मक्के का एक रोग है जो पुकनिया सोरघी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पत्तियां भूरे लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों पर। ठीक है, चलिए 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से तेल की खली का उपयोग नाइट्रीकरण अवशोषक के रूप में होता है? बताइए, किसके तेल की खली का प्रयोग नाइट्रोजन अवशोषक के रूप में होता है? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीम की जो खली होती है, इसका यूज हम करते हैं। देखिए, नीम की खली में निबिंडिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में नाइट्रीकरण प्रक्रिया को धीमा करते हैं, जिससे नाइट्रोजन लंबे समय तक पौधों को मिलती रहती है, और ये नीम की खली में पाई जाती है। 22 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा उर्वरता में कमी के लिए जिम्मेदार है? यानी मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी, उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सस्यावर्तन फसल चक्र जो है ये मृदा उर्वरता में कमी के लिए भी जिम्मेदार हो जाता है। जिम्मेदार नहीं है, सॉरी, जिम्मेदार नहीं है ना। बाकी भाई पशु, अगर आप पशु की चराई कराओगे तो पशु क्या करते हैं कि जड़ से उखाड़ लेते हैं किसी भी चीज़ को, है ना, तो उससे भी मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग से मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब एक ही फसल बार बार बोए जा रहे हो, बार बार बोए जा रहे हो, तो उर्वरता में कमी आ जाएगी। तो ये दोनों भी हो गए। ठीक है, और जो गहन कृषि होती है, इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर होता है, इससे भी फसल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो फसल चक्रण होता है, अभी बता कर आए, फसल चक्रण क्या करता है? फायदेमंद होता है किसी भी मिट्टी के उत्पादन के लिए। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अगला देखिए 23 नंबर। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से आलू में फर्ण पत्ती रोग हो जाता है? बताइए, कौन सी कमी होती है? इसका पूरा टेबल आपको दे रखा है, कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है और क्या इसका उपचार है। ये सब आपको हमने टेबल बना करके दे दिया है ग्रुप में, वो आप देख लेना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। तांबा की वजह से जो है
तांबा की कमी से आलू में फर्न रोग हो जाता है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा 57-58 प्रश्न है तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है ना, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा में गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? बताइए, गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है इसमें से? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एजोबैक्टर। एजोबैक्टर एक मुक्त जीवी है, यानी फ्री लिविंग या फिर गैर सजीवी जीवाणु है जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रह करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। अगला 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसे पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की मिट्टी की अंतर्निहित क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए, कौन है जिसको हम मिट्टी की अंतर्निहित क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता मिट्टी की वह स्वाभाविक क्षमता है जिससे वह पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को सही अनुपात में उपलब्ध कराती है। आगे बढ़ें, चलिए 26 नंबर देखिए, ये रहा 26 नंबर आपके सामने, देखिए छोटा कर दें। हाँ, चावल, धान की फसलों के लिए जिंक की आपूर्ति आधारी मात्रा के रूप में निम्नलिखित में से किस रूप में पूरी की जाती है? तो चावल की खेती में जिंक की आपूर्ति हम कैसे पूरी करते हैं, क्या डाल करके करते हैं? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक सल्फेट डाल देते हैं जिससे कि जिंक की आपूर्ति पूरी हो जाती है। पूरा आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। जिंक सल्फेट का सूत्र ZnSO4 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा लगभग 80% फास्फोरस मिट्टी से जड़ की सतह तक पहुंचाया जाता है? बताइए, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है? 80% फास्फोरस को हम मिट्टी से जड़ की सतह पर पहुंचा देते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसरण यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा। देखिए फास्फोरस मिट्टी में बहुत कम गतिशील होता है, जड़ों द्वारा इसका अधिकांश लगभग 80% से अधिक अवशोषण विसरण डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जहां आयन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते हैं और इस तरह से फास्फोरस पौधों की जड़ों में पहुंच जाता है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों के लिए मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को अत्यधिक प्रभावित करता है? कौन सा कारक है भैया? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृदा का जो पीएच वैल्यू होती है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है किसी भी जो है पौधे को। मृदा पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा जो डिफाइन करेगा वो कौन करेगा? पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कैसी रहेगी वहाँ की, उस आधार पर मृदा में पोषक तत्व हमको डालने पड़ेंगे। देखिए, तो मिट्टी का पीएच मान पोषक तत्वों की घुलनशीलता को सीधे तौर पर नियंत्रित करता है। बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर कई आवश्यक पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसको हम बाहर से देने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लोहे की कमी देखी जाती है? बताइए, 4 ऑप्शन है, किसमें लोहे की कमी होगी? फेरस की कमी किसमें होगी? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय मिट्टी में। क्षारीय मिट्टी में फेरस यानी कि लोहे की कमी होती है। आगे बढ़िए, 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता मृदा में पीएच वृद्धि के साथ बढ़ जाती है? बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है कि पीएच वृद्धि अगर होती रहेगी तो वो पोषक तत्व भी बढ़ता चला जाएगा? कौन सा भैया? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोलिब्डेनम हो जाएगा। कल भी आपको पढ़ाया था यूनिट 5 की, जब हम आपको करा रहे थे यूट्यूब पर, यूनिट 5 तक कराया हमने, तो यूनिट 5 में कल हमने मोलिब्डेनम के बारे में आपको बताया था, है ना? तो पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है, मोलिब्डेनम का जो सांद्रता होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। आगे देखिए 31 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्रथम क्रम जल संभर यानी वाटर शेड का सबसे अच्छा उदाहरण है? बताइए, वाटर शेड का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है प्रथम क्रम वाटर शेड का? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। यानी कि वाटर शेड की जो है, जो प्रथम क्रम होता है ना वाटर शेड, प्रथम क्रम का जो जल संभर यानी वाटर शेड होता है, उसका अच्छा वर्णन कौन सा होता है कि इसका कोई भी सहायक नदी नहीं होती है। ठीक है, क्या इसमें सहायक नदियाँ मिलती हैं? नहीं, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जल विज्ञान यानी कि जल विज्ञान में जो प्रथम क्रम वाटर शेड होता है यानी प्रथम क्रम धारा होती है, सबसे छोटी ऊपरी धारा होती है जिसमें कोई अन्य धारा आकर के नहीं मिलती है, यानी कि इसकी कोई सहायक नदी नहीं होती है। इसी को हम प्रथम क्रम कहते हैं। यानी एक धारा निकल गई ना तो फिर यही चलती चली जाएगी, इसमें कोई और धारा आकर के नहीं मिलेगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे प्रथम, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो है कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाटर शेड हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी धारा आकर के नहीं मिले उसी को प्रथम क्रम वाटर शेड कहेंगे, ध्यान रखना है। 32 नंबर देखिए, जल विभाजक यानी वाटर शेड, जल विभाजक वाटर शेड प्राथमिकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, किस पर निर्भर करेगी वाटर शेड? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलछट उपज और अपवाह क्षमता पर निर्भर करेगी जल विभाजक वाटर शेड की प्राथमिकता। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, किसी भी वाटर शेड के संरक्षण की प्राथमिकता इस बात पर तय की जाती है कि वहाँ से कितनी मिट्टी कट रही है, ठीक है ना, और पानी का बहाव कितना है, यानी कि जो रन ऑफ है वो कितना है और कितनी मिट्टी कट रही है। इस आधार पर वाटर शेड का
हम जो है निर्धारण करते हैं। तो तलछट उपज यानी कि कितनी मिट्टी कट करके निकल गई और अपवाह क्षमता यानी कितनी स्पीड में पानी बह रहा है, इसके आधार पर हम यहाँ पर वाटर सेट की जो है जल विभाजक का हम यहाँ पर परीक्षण करते हैं। 33 नंबर देखिए, कह रहे हैं जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटर साइड के जल ग्रहण क्षेत्र जल विज्ञान मुख्यतः निम्नलिखित का अध्ययन करता है। बताइए, तो जो जल ग्रहण क्षेत्र है वाटर साइड का और जो जल विज्ञान है वो मुख्यतः किसका यहाँ पर अध्ययन कर रहा है, वो आपसे पूछ रहे हैं। बताइए जल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतही और आधे सतही जल संचलन का जो है अध्ययन हम जल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो वाटर साइड हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जमीन की सतह पर बहने वाले पानी यानी सरफेस रन ऑफ और जमीन के अंदर रिसने वाले पानी यानी कि सब सरफेस फ्लो दोनों के चक्र और संचलन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? वाटर साइड हाइड्रोलॉजी में। पूछे जाएगा वाटर साइड हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो इन दोनों का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं, सतही जल और अधोसतही जल यानी कि जो सतह पर बह रहा है और अधो का मतलब है जो नीचे चला जाता है ना, कहते नहीं अधो लिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अधो मतलब नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो जल नीचे चला जाए और जो सतह पर बह रहा है, इन दोनों का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। किसके अंतर्गत? वाटर साइड हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। चलिए 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे जल ग्रहण यानी वाटर साइड प्रबंधन में वानस्पत्ति का उपाय माना जाता है। बताइए वानस्पतिक उपाय किसे मानते हैं इन 4 में से? किसमें? वाटर साइड प्रबंधन में किसको हम वानस्पतिक उपाय माना जाता है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि परिरेखा बाड़ा जिसे हम कंटूर हेजेज कहते हैं, इसको मानते हैं। तो परिरेखा बाड़ा या फिर कंटूर हेजेज जो है ढलान के समांतर घास या फिर झाड़ियाँ लगाना है, एक जैविक वानस्पतिक उपाय है। बाकी सभी आपका चेक डैम, गैबियन, ये सब यांत्रिक उपाय हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा जैविक है, तो जैविक कौन सा है? ये आपका जो परिरेखा है, जो कंटूर है। जैसे कंटूर खेती कहाँ पर की जाती है? जो ढलान वाले इलाके होते हैं, जैसे उत्तराखंड वगैरह हो गया, यहाँ पर हम कंटूर खेती करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये ढलान है ना, तो यहीं पर काट काट के खेतें बना देंगे, ठीक है, नीचे खेत बना देंगे। तो यहाँ से पानी बहेगा, पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। इस तरह से हम कंटूर क्रॉपिंग करते हैं, कंटूर फार्मिंग हम यहाँ पर करते हैं। जैसे चाय की खेती हो गई, कॉफ़ी की खेती हो गई, ये कंटूर के अंतर्गत आ जाएगा। 35 देखिए, वाटर सेट संरचनाओं में जियो टेक्सटाइल्स के उपयोग का प्राथमिक लाभ क्या है? क्यों हम जियो टेक्सटाइल का यूज करते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंत स्पंदन और मिट्टी की स्थिरता में वृद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम जियो टेक्सटाइल का यूज करते हैं। यहाँ पर समझिए, देखिए, तो जियो टेक्सटाइल सिंथेटिक कपड़े होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी को बांधे रखने, कटाव को रोकने, पानी के रिसाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक कपड़े डाल देते हैं, इससे क्या होता है? मिट्टी कटती नहीं है और पानी का बहाव भी तेजी से होता रहता है। आगे बढ़िए, 36 नंबर देखिए, कह रहे हैं जल ग्रहण वाटर साइड क्षेत्र के स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए वाटर साइड के स्वास्थ्य का मुख्य निर्धारक कौन हो जाएगा, मुख्य संकेतक कौन हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतही अपवाह की गुणवत्ता और मात्रा, यानी कितनी स्पीड में पानी बह रहा है सतह पर, वो डिफाइन करेगा कि भाई जो वाटर सेट है उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो किसी वाटर सेट के स्वस्थ होने का सीधा अर्थ है कि वहाँ से बहने वाला पानी साफ हो, यानी कम तलछट हो, और अपवाह की मात्रा नियंत्रित हो, जिससे भूजल रिचार्ज बेहतरीन तरीके से हो सके, यानी धीरे धीरे बहना चाहिए जिससे कि पानी नीचे भी जा सके, भूजल का रिचार्ज हो सके, जो पानी सूख रहा है उसका रिचार्ज हो सके। इसीलिए जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वो बना देते हैं जिसमें पानी जो है रुक जाए। ठीक है, हालांकि ये पूरी विधियां आपको हम उसमें थ्योरी वाली क्लासेस में अच्छे से करा चुके हैं। 37 नंबर देखिए, जल ग्रहण यानी कि वाटर सेट क्षेत्र प्रबंधन की योजना मुख्यतः निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। अगर किसी भी वाटर सेट का आप निर्माण कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। वो कौन सी चीज़ें हैं? चलिए 4 ऑप्शन सही है आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक जल विज्ञान संबंधी जो सीमाएं हैं इनको ध्यान में रख करके ही आपको वाटर साइड का निर्माण करना है। तो वाटर साइड प्राकृतिक रूप से पानी के बहाव के आधार पर तय होता है, इसलिए इसका प्रबंधन प्रशासनिक सीमाओं जैसे जिला, राज्य के बजाय प्राकृतिक भौगोलिक जल निकासी सीमाओं के आधार पर ही सफल रहता है। कहाँ पर कितना ज़्यादा पानी बरस रहा है, कहाँ पर किस तरह की खेती होती है, उस हिसाब से हम वाटर साइड का निर्माण करेंगे। देखिए 38, वनस्पति फिल्टर पट्टियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जो है डिजाइन की गई हैं? बताइए, जो वनस्पति फिल्टर पत्तियां होती हैं यानी वेजिटेटिव फिल्टर स्ट्रिप्स जो होती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलछट और प्रदूषकों को फंसाने के लिए। ठीक है ना, जिससे कि जो भी प्रदूषक जा रहे हैं वो इन पट्टियों में फंस जाए और पानी आगे निकल जाए। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार की पट्टी का निर्माण करते हैं। तो खेतों के किनारे लगाई जाने वाली घास या वनस्पति की पट्टियाँ बहते हुए पानी की गति को धीमा कर देती हैं और उसमें मौजूद मिट्टी के तलछट और रसायनों को फिल्टर करके रोक लेती हैं। अगला 39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से जल ग्रहण प्रबंधन में चेक डैम का कौन सा कार्य नहीं है? ये आपका वाटर साइड प्रबंधन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि वाटर साइड प्रबंधन के 150 प्रश्न करा देंगे आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर के, तो आप बढ़िया से तैयारी आपकी हो जाएगी।
ठीक है। तो ये सब तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसकी पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप नोट्स ले लेंगे, ठीक है। नोट्स ग्रुप में इसकी पीडीएफ पहुंचती है। तो निम्नलिखित में से जलग्रहण प्रबंधन में चेक डैम का कौन सा कार्य नहीं है? बताइए कौन सा कार्य चेक डैम का नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपवाह गति में वृद्धि करना चेक डैम का कार्य नहीं होता है। चेक डैम यानी छोटे बांध पानी के बहाव की गति को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ना कि बढ़ाने के लिए। भाई कोई भी अगर डैम बनाएंगे तो पानी की गति को कम करने के लिए बनाते हैं। 40 नंबर, निम्नलिखित में से क्या जलग्रहण यानी वाटर सेट क्षेत्र में कटाव का जोखिम बढ़ाता है? कौन सी ऐसी चीज है जो वाटर सेट क्षेत्र में कटाव के जोखिम को बढ़ा देगा? 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ढलानों पर गहन जुताई। अगर कहीं पर ढलान है, ठीक है, यानी इस तरह की ढलान है, यहाँ पर तुम और भी जुताई कर दोगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बह करके निकल जाएगी, है ना। तो ढलानों पर बहुत गहरी जुताई नहीं की जाती, इसलिए जिससे कि मिट्टी वहाँ पर बनी रहे। तो देखिए ढलान वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक जुताई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, बारिश के पानी के साथ में बह जाती है, इसलिए बहने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए ढलान वाले क्षेत्रों में गहरी जुताई नहीं की जाती। 41, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल पोषक यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है? कौन सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है बताइए? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंधक। सल्फर, सल्फर सिस्टीन और सिस्टाइन और मैथोनिन जैसे आवश्यक एमिनो एसिड का अभिन्न है जो पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, गंधक का सबसे ज़्यादा उपयोग यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्रोटीन संश्लेषण में हम गंधक का यूज करते हैं। 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा समूह छायादार क्षेत्र में उगता है? कौन सा ऐसा पौधा है जो समूह पौधे का समूह है जो छायादार क्षेत्र में उगता है? बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका हो जाएगा साइकोफाइट्स। साइकोफाइट्स जो है वो छायादार क्षेत्र में उगते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं 43। नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटा के ऊपर की हो जाएगी, है ना। तो टाइम आपका बचाना है और आपको सारे क्वेश्चन बताना है। देखिए, वह यौगिक जो ऑक्सीन पूर्ववर्ती को ऑक्सीन में रूपांतरित करता है ना, रूपांतरित करने से रोकता है, उसे निम्न नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा यौगिक है जो ऑक्सीन पूर्ववर्ती को ऑक्सीन में रूपांतरित होने से रोकता है? बताइए कौन है ये? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स एंटीऑक्सीन होता है, ठीक है। देखिए, एंटीऑक्सीन वे रसायन होते हैं जो ऑक्सीन के निर्माण पूर्ववर्ती से या उसकी क्रियाविधि को बाधित या अवरुद्ध करते हैं, जिससे पौधों में ऑक्सीन हार्मोन का प्रभाव रुक जाता है। 44 नंबर देखिए, 44। देखिए 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिस्टोन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? बताइए किसने हिस्टोन सिद्धांत बनाया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेस्टीन ने। किसने? हेस्टीन ने। तो पौधों के शीर्ष विभाजोतक के संगठन को समझाने के लिए जोहान वॉन हेस्टिंग ने 1868 में हिस्टोन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हिस्टोन सिद्धांत क्या होता है, ये कल आपको करा चुके हैं थ्योरी वाली क्लास में। 45 देखिए, 45 कह रहा है डैश पौधों की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण। बताइए पौधों की वृद्धि को कौन मापता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीनोमीटर जो है वो पौधों की वृद्धि को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है, देख लेना आप। 46 पर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिड में स्टार्च संश्लेषित और संग्रहित होता है? किसमें होता है स्टार्च संश्लेषित होता है? किसमें बताइए? 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एमाइलोप्लास्ट में। किसमें? एमाइलोप्लास्ट जो होता है इसमें जो है आपका स्टार्च संश्लेषित और संग्रहित होता है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़िए 47। देखिए, निम्नलिखित में से किसे एंटी जिब्रेलिन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? किसको हम एंटी जिब्रेलिन कहते हैं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है जो वृद्धि को रोकने का काम करता है। बाकी ये पूरा आप सॉल्यूशन यहाँ पर रोक करके पढ़ सकते हैं। 48 देखिए, C3 पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो C3 पौधों में कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीसोफिल जो कोशिकाएं होती हैं, मीसोफिल जो सेल्स होती हैं, वहाँ पर जो है ये सारी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है C3 वाले पौधों में। अब ये C3 C4 पौधे क्या होते हैं ये सब आपको हमने नोट्स में दे रखा है ना, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अगला देखिए 49, निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? बताइए कौन से रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग में होगा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से थाइलेकोइड में मौजूद प्रकाश संश्लेषक की इकाई क्या है? बताइए। तो थाइलेकोइड में कौन सा प्रकाश संश्लेषण होता है, कैसे हम इसको मापते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषक की इकाई क्या होती है किसमें? थाइलेकोइड में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपको हो जाएगा क्वांटासोम। क्या होती है? क्वांटासोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सॉल्यूशन दे रखा है। चलिए 51 देखिए, बहुत गर्मी पड़ रही भाई, कुछ एसी वेसी पंखा उनका कुछ नहीं चला रहे हैं कि आपको समस्या ना हो जाए, है ना, आवाज़ आती है फिर उससे। निम्नलिखित में से प्रथम अंतरजातीय कपास संकर पौधा कौन सा था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरलक्ष्मी जो है प्रथम कपास पौधा था। आगे बढ़िए 52 देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का उपयोग आधार बीज की टैगिंग के लिए किया जाता है? बताइए आधार बीज की टैगिंग के लिए किसका यूज करते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। ये आप यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। आगे बढ़ें 53,
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी गोल्डन चावल से पूरी होती है? बताइए किस विटामिन की कमी को हम गोल्डन चावल से पूरी कर सकते हैं? गोल्डन चावल खा लोगे तो ये विटामिन की कमी जो है वो पूर्ति हो जाएगी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए की कमी को जो है हम गोल्डन चावल से पूर्ति इसकी हम कर सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। 54 निम्नलिखित में से किस चावल किस्म में जलमग्नता सहिष्णुता हेतु जीन सब 1 को शामिल किया गया है? कौन सी चावल की किस्म है जिसमें हमने क्या किया है? जीन सब 1 को शामिल कर लिया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण में हमने जो है जीन सब 1 को शामिल किया है। आगे बढ़ें, ये पूरा सॉल्यूशन है। 55 देखिए, 55 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पादप ऊतक संवर्धन कार्य में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण विटामिन है? बताइए ऊतक संवर्धन में कौन सा विटामिन यहाँ पर यूज किया जाता है? ये 4 ऑप्शन। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमिन का यूज हम जो है यहाँ पर करते हैं ऊतक संवर्धन में। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लेना। आगे बढ़िए, अगला 56 क्या है? एक प्रमुख जीन द्वारा एक से अधिक वर्णों को प्रभावित करने की घटना निम्नलिखित में से किस प्रकार जानी जाती है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुप्रभावी, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन क्रिया कहते हैं, जो एक जीन के द्वारा एक से अधिक वर्णों को प्रभावित करती है। ये पूरा सॉल्यूशन है। 57 देखिए, माता पिता के प्रकारों के औसत की तुलना में प्रदर्शन का बढ़ा हुआ स्तर निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकर ओज, यानी कि हेटेरोसिस के नाम से जो है जाना जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो 57 प्रश्न जो है वो हमको 2 जून वाली शिफ्ट मिले थे। 57 प्रश्न मिले थे और 57 के 57 प्रश्नों को हमने आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों को जो है करवा दिया है। इसके बाद में जो प्रश्न आए थे वो हॉर्टिकल्चर के थे, तो जरूरत पड़ेगी तो हॉर्टिकल्चर भी हम करवा देंगे। इसके बाद में आपका 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को करवा देंगे एग्रीकल्चर के। और अब हम जो है यूनिट वाइज जो है 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो बस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों तक, है ना। और प्यारा सा कमेंट भी कर देना कमेंट बॉक्स में। बाकी जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। बाकी पूरा हमने आपको बता दिया। ये नोट्स ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बढ़िया से आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2784 वैकेंसी बहुत होती हैं, है ना। और कंपटीशन इस बार कम है क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं मिल पाया तैयारी करने का, है ना। 5 अगस्त से एग्जाम हो रहा है, तो आप जितनी अच्छी तैयारी करके जाएंगे, जितना ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये कंप्लीट नोट्स ले लेने हैं मात्र 199 रुपये में। इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पर भेज करके आप अपने नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।